हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपके जी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इवन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताऊं आपको कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हम जानते हैं एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। जैसे आपने चीनी और पानी का घोल बनाया और चीनी और पानी के घोल को बनाने के बाद दोनों अलग अलग फेस में थे, लेकिन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो एक सिंगल फेस बन जाता है। चीनी जो है पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर जो है थ्रू आउट उनका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होता है दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। यानी होमोजेनस मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट को आप जो है जनरली किसी मेथड के थ्रू जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड टू ट्रू सॉल्यूशन। इसे हम ट्रू सॉल्यूशन नाम देते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। चलो, जब ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास बनता है तो ऐसे सॉल्यूशन के का जो पार्टिकल का साइज होता है होमोजेनस मिक्सचर में जब बनता है तो इस तरीके के सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं उन कंपोनेंट्स के पार्टिकल का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। यानी पार्टिकल का साइज जो है वो काफी छोटा होता है। ड्यू टू दिस रीजन दीज पार्टिकल्स वी कांट सी देम विद आवर नेक्ड आईज। हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। चलो, ये हुआ हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन। अब एक कंडीशन आती है जबकि पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से बढ़कर 1 नैनोमीटर, जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो ऐसा सॉल्यूशन जो है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलोइडल सॉल्यूशन नाम देते हैं। कोलोइडल और कोलोइडल सॉल्यूशन एक तरीके का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम जो है कोलोइडल सॉल्यूशन नाम देते हैं और दिस इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। जैसे लाइक मिल्क, ब्लड, तो मिल्क और ब्लड का जो सोल होता है ये सॉल्यूशन होता है, ये जो है कोलोइडल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब ये आपने देखा होगा कि मिल्क के अंदर वैसे तो जनरली हमें जो है मिल्क
एक तरीके का होमोजीनस सॉल्यूशन दिखाई देता है, यानी हमें लगता है कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जो है वो घुले हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। लेकिन कभी आप देखना, आपने देखा होगा कि जब मिल्क के अंदर हम एक टॉर्च डालकर देखते हैं, टॉर्च की लाइट डालकर देखते हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ पार्टिकल जो है वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल में जब हमारा ट्रू सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूट है इसको हम डिस्पर्स्ड फेज नाम देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। जबकि जो सॉल्वेंट है इसको हम डिस्पर्जन मीडियम नाम देते हैं। और यहां जो सॉल्यूशन बनता है दिस इज कोलोइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्स फेज को हम डीपी लिखते हैं, शॉर्ट में डीपी लिखेंगे, और डिस्पर्सन मीडियम को हम शॉर्ट में डीएम लिखेंगे। तो एक्चुअल में जिस तरीके से सॉल्वेंट में सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व होता है और सॉल्यूशन बनता है, इसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन जब बनता है तो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपको दिखाई देती है। कुछ पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। जब किस टॉर्च के थ्रू आप एक बीम ऑफ लाइट जो है वो मिल्क के अंदर डालते हो तो आपको वहां पर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते हुए दिखाई देते हैं। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्ट होता है, यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर उसे हम डिस्पर्स्ड फेज नाम देते हैं, और जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पार्ट होता है उसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्सन मीडियम नाम देते हैं। यानी यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज जो है वो तैरती हुई दिखाई देती है, और हम इनको किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो आई थिंक आपको ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। एक तरीके का सॉल्यूशन हमारे पास और बनता है, दैट इज कॉल्ड टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये 1000 ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, और इतना ज्यादा पार्टिकल का साइज होने की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू इनको जो है देख सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं वाटर के अंदर सोइल डालता हूं तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। तो यहाँ सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है क्योंकि सोइल के पार्टिकल जो है साइज में 1000 नैनोमीटर से जो है वो ज्यादा होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सोइल के पार्टिकल कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाते, और ड्यू टू दिस रीजन यहाँ जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। तो आई थिंक आपको 3 तरीके का सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल नंबर 1 on the basis of physical state of dispersed phase and dispersed medium, यानी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेस पर हम जो है कोलोइडल सॉल्यूशन को 8 टाइप के अंदर जो है वो क्लासिफाइड करते हैं। 8 टाइप का यहाँ पर सॉल्यूशन बनता है। दिस इज डिस्पर्स फेस एंड दिस इज डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस सपोज करो हमारे पास सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी अगर हमारे पास सॉलिड है तो यहाँ हम कोलोइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके के कोलोइडल सॉल्यूशन को हम सोल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स फेस हमारे पास सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, तो यहाँ जो कोलोइडल सोल बनता है दैट इज नोन एज ओनली सोल। इसी तरीके से अगर डिस्पर्जन मीडियम आपके पास सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेस अगर गैस है तो यहाँ गैस सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम एरोसोल नाम देते हैं। एरोसोल आपने देखा होगा कि एयर के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स, जब एयर के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं तो इस तरीके के सोल को हम एरोसोल नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है, यानी सॉलिड में लिक्विड का केस है तो सॉलिड में लिक्विड का केस है यानी सॉलिड का क्वांटिटी लिक्विड से ज़्यादा है, तो इस तरीके का जो कोलोइडल सेल दिखाई देता है वो जेल के अंदर हमें दिखाई देता है। जैसे आप फेस क्रीम वगैरह लगाते हैं तो उसमें देखा होगा आपने सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है और लिक्विड पार्ट जो है उसके अंदर कम होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास लिक्विड डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, बोथ आर लिक्विड, तो लिक्विड कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन होता है और ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो सोल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इमल्शन। जैसे देखा होगा आपने पानी के अंदर जब हम तेल मिलाते हैं तो पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होता है, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर्ड होता है और इस तरीके का जो कोलोइडल सोल बनता है उसे हम इमल्शन नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर लिक्विड के अंदर गैस मौजूद है, यानी गैस के अंदर लिक्विड मौजूद है, तो डिस्पर्स मीडियम अगर हमारे पास गैस है और डिस्पर्स्ड फेस अगर हमारे पास लिक्विड होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सोल बनता है उसको हम लिक्विड एरोसोल नाम देते हैं, लिक्विड एरोसोल। इसी तरीके से अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो सॉलिड में गैस का कंडीशन है और सॉलिड में गैस का कंडीशन है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सोल का फॉर्मेशन
कोलोइडल सोल का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर ये गैस है और ये हमारे पास लिक्विड है, तो यहाँ लिक्विड में गैस प्रेजेंट है और लिक्विड में गैस प्रेजेंट होने की वजह से इस तरीके का जो हेटेरोजेनस सोल बनता है दैट इज कॉल्ड एज फोम। फोम देखा है आपने, दाढ़ी वगैरह पे लगाते हैं, शेव वगैरह हम बनाते हैं, तो इस तरीके के फोम को हम यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास डिस्पर्स फेस गैस है और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस है, तो यहाँ किसी टाइप का कोई सोल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सर इसका क्या रीजन है, गैस गैस सोल क्यों नहीं बनता? तो इसका रीजन है क्योंकि गैस गैस एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्सिंग कर जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन किसी भी टाइप के सोल का फॉर्मेशन नहीं करते। तो यहाँ हमारे पास टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का जो है कोलोइडल सोल जो है हमें बनता दिखाई देता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। अब हम एक दूसरा क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डीएम डिस्पर्जन मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर जनरली 4 टाइप का सोल बनता हुआ दिखाई देता है। डिस्पर्जन मीडियम एंड कोलोइडल सोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम एयर है, डिस्पर्जन मीडियम एयर है, तो इस तरीके के कोलोइडल सोल को हम नाम देते हैं एरोसोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास वाटर है, तो ऐसे कोलोइडल सोल को हम नाम देते हैं हाइड्रोसोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास बेंजीन है, तो कहलाता है बेंजीसोल, बेंजोसोल। और अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास एल्कोहल है, तो कहलाता है एल्कोसोल। तो इस तरीके से डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर भी 4 टाइप का कोलोइडल सोल जो है वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। On the basis of dispersion phase, on the basis of interaction between dispersion phase and dispersion medium, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेस। इसके बेस पर हमारे पास 2 तरीके का कोलोइडल सोल जो है 2 टाइप्स। नंबर 1 इज लायोफिलिक
सोल एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक। लायोफिलिक सोल एंड हाइड्रोफोबिक सोल। लायो का मीनिंग होता है एक्चुअल में लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी लिक्विड लविंग सोल जो होते हैं वो लायोफिलिक कहलाते हैं। जबकि हाइड्रो का मतलब यहाँ पर लायोफोबिक, सॉरी यहाँ हाइड्रोफोबिक भी इसको बोलते हैं हम, और लायोफोबिक भी हम इसको नाम देते हैं। एक नाम और है इसका हाइड्रोफोबिक। तो लायो का मतलब जैसा कि हमने बताया लिक्विड, और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। यानी ये ऐसे सोल होते हैं जो लिक्विड से हेट करते हैं, यानी अगर लिक्विड वाटर ले लिया जाए तो इसको हम हाइड्रोफोबिक सोल कहते हैं, और लिक्विड अगर हम वाटर के प्लेस पर अगर कोई दूसरा लिक्विड जैसे बेंजीन या क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरीके का कोई लिक्विड अदर कोई सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो वहाँ हम इसको लायोफोबिक नाम देते हैं, और वाटर के केस में हम इसको हाइड्रोफोबिक नाम देते हैं। तो लायोफिलिक सोल जो होते हैं वाटर लविंग होते हैं, और ये जो होते हैं लायोफोबिक जो होते हैं ये वाटर से हेट करने वाले होते हैं। तो वाटर हेटिंग जो है वो सोल कहलाते हैं। यहाँ अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखना चाहते हैं तो सबसे पहला ये लिक्विड लविंग होते हैं, और ये जो है वो लिक्विड हेटिंग होते हैं। नंबर 2, लायोफिलिक जो सोल होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, जबकि ये इररिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं और ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। सर ये रिवर्सिबल कैसे होते हैं और ये इररिवर्सिबल कैसे होते हैं? तो यहाँ जैसे देखो आप, ये मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर ये डिस्पर्जन मीडियम है, और ये डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स फेज जो है वो घुली हुई है। अब यहाँ पर मैं किसी तरीके से जैसे इसको हीट करके, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो हीट करने से ये सारा का सारा डिस्पर्जन मीडियम जो है वो इवोपोरेट हो जाता है, और इवोपोरेट होने के बाद यहाँ पर जो है केवल डिस्पर्स्ड फेज बचती है। इस डिस्पर्स फेज में मैं कोई भी दूसरा डिस्पर्जन मीडियम डाल देता हूँ तो फिर से मेरे पास एक कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से फिर से मैं इसको हीट करके जो डिस्पर्जन मीडियम था इसको इवोपोरेट कर देता हूँ, तो इसके अंदर फिर से डिस्पर्स्ड फेज बचती है, और इस डिस्पर्स फेज में मैं अगेन कोई भी दूसरा जब डिस्पर्जन मीडियम मिलाता हूँ तो दोबारा से उसी तरीके का एक कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सोल जो होता है रिवर्सिबल इन नेचर, यानी रिवर्सिबल होता है, यानी इसको हम बार बार बना सकते हैं। जबकि अगर हम लायोफोबिक सोल की बात करें या हाइड्रोफोबिक सोल की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बार जब मैंने इसको गर्म कर दिया तो डिस्पर्जन मीडियम जो है वो डिस्पर्जन फेज बचता है, डिस्पर्जन मीडियम जो है ये इवोपोरेट कर जाता है, और इस डिस्पर्जन फेज में अगर मैं कोई डिस्पर्स मीडियम डालकर दोबारा से अगर
सोल का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो आई कैन नॉट डू दिस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, दोबारा कोलोइडल सोल को प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं दिस लायोफोबिक सोल इज इरिवर्सिबल इन नेचर। चलो हम तीसरा यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। दिस इज स्टेबल इन नेचर, दिस इज स्टेबल इन नेचर, और ये जो होता है अनस्टेबल होता है। तो ये स्टेबल होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि हम इसको बार बार प्रिपेयर कर सकते हैं, और बार बार प्रिपेयर करने की वजह से ये जो है नेचर में स्टेबल होता है। जबकि इसको एक बार अगर हमने ब्रेक कर दिया, एक बार अगर डिस्पर्सन मीडियम को हमने हीट करके वहाँ से इवोपोरेट कर दिया, तो हम दोबारा से जो है लायोफोबिक सोल नहीं बना सकते। तो ये आप कह सकते हैं दिस इज अनस्टेबल इन नेचर एंड दिस इज स्टेबल इन नेचर। चलो हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर्मेशन of PPT is not possible in this type of soil। जबकि यहां पर PPT is formed। जैसे कि ये हमारे पास एक डिस्पर्सन मीडियम है, और इस डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेस जो है वो घुली हुई है, डिसॉल्व है। तो यहाँ इस तरीके का जो सोल होता है, जब इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेस को घोला जाता है, तो ये डिस्पर्स फेस डिस्पर्स मीडियम के साथ मिलकर जो है पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है। यानी इस तरीके के सॉल्यूशन में जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl, AgCl या अमोनियम क्लोराइड या जितने भी सोल्ट होते हैं, दे ऑल आर 100% इलेक्ट्रोलाइट। तो जिनका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसका आयोनाइजेशन 100% होता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो जब मैं इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाता हूँ, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पर इस डिस्पर्स फेस के साथ रिएक्ट करके जो है पीपीटी का फॉर्मेशन करती है। तो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिस्पर्स फेस के साथ मिलकर जो है एक पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी एक इनसोल्यूबल जो है वो सब्सटेंस फॉर्म करता है, और इस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम पीपीटी नाम देते हैं। तो पीपीटी जो है बॉटम के अंदर सेटल डाउन कर जाता है। तो यहाँ पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से पीपीटी का फॉर्मेशन कर जाता है। जबकि लायोफिलिक सोल जो होता है वो जनरली अनस्टेबल नेचर का होने की वजह से यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर किसी तरीके का कोई पीपीटी जो है पीपीटी नहीं बनता है। तो एक रीजन हम और दे सकते हैं कि जब यहाँ पर पीपीटी बन जाता है, लायोफोबिक सोल के अंदर जब पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो पीपीटी का फॉर्मेशन जब होता है तो हमने बताया इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये इनके ऊपर चार्ज कैरी होता है, यानी ये चार्ज कैरी करते हैं। तो जो पीपीटी बनता है उसके ऊपर भी या तो प्लस या तो माइनस चार्ज जो है वो कैरी कर जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये लायोफोबिक सोल जो होते हैं वो चार्ज कैरिड पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज
carried particles। जबकि यहाँ कोई पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, ड्यू टू दिस रीजन ये एक तरीके से जो है नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर होने की वजह से चार्ज को कैरी नहीं कर पाते। तो हम यहाँ कह सकते हैं चार्ज डज नॉट कैरी, चार्ज डज नॉट कैरी ऑन पार्टिकल्स। तो लायोफिलिक सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स पर किसी तरीके का कोई चार्ज कैरी नहीं करता, बिकॉज ऑफ दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं नॉन पोलर इन नेचर, ये पार्टिकल नॉन पोलर इन नेचर होने की वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज कैरी नहीं करता। जबकि यहाँ लायोफोबिक सोल के अंदर जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने की वजह से या अनस्टेबल होने की वजह से डिस्पर्स फेस के साथ इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट करके पीपीटी का फॉर्मेशन कर जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट पर जो भी चार्ज होता है पॉजिटिव आइदर नेगेटिव जो चार्ज होता है वो पार्टिकल्स पर आ जाता है। और ड्यू टू दिस रीजन इस तरीके के लायोफोबिक सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज कैरिड कर जाते हैं, यानी उनके ऊपर चार्ज जो है वो आ जाता है। तो दे आर नेगेटिव चार्ज और दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, बट दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं लायोफिलिक सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं नेचर के अंदर न्यूट्रल होते हैं, जबकि लायोफोबिक सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं नेचर के अंदर पोलर होने की वजह से या तो पॉजिटिव चार्ज कैरिड करते हैं या तो नेगेटिव चार्ज कैरिड करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। गुड डे।